हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव हाजिर लेकर संविधान का अनुच्छेद नंबर 16। आज बात करेंगे आर्टिकल नंबर 16। मेरे साथ कैमरामैन है मनोज जी। तो स्वागत है आप सबका आपकी अपनी क्लास में, जहां पे हम बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद नंबर 16। बहुत ही शानदार आर्टिकल है, बहुत ही काम की बात बताता है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं, सरकारी नौकरी का ख्वाब रखते हैं, तो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि आपको आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, किस कैटेगरी में मिलेगा, कब से मिलना शुरू हुआ है, कब तक मिलेगा। सारी जानकारी आर्टिकल नंबर 16 के माध्यम से निकल कर आपके सामने पहुंचने वाली है। तो फटाफट आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसके बाद बात करते हैं संविधान के आर्टिकल नंबर 16 की, जहां पे अगर हम इसकी मेन हेडिंग की बात करें तो कहा गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। देखो, संविधानिक भाषा हो सकता है अपने आप में थोड़ी जटिल हो, लेकिन ये बहुत ही प्यारी भाषा है। छोटे छोटे शब्दों में ढेर सारी बातें, जैसे कहा जाता है कि गागर में सागर भरना। देखते हैं, लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरी में, लोक मतलब पब्लिक, सरकारी नौकरी में नियोजन मतलब जब किसी को नियुक्त किया जाए, किसी को नौकरी दी जाए, उस समय हम अवसर की समता रखेंगे। जैसे एक आदमी उसने 5वीं क्लास में पढ़ाई की है, एक आदमी उसने 6ठी क्लास में पढ़ाई की है, और वैकेंसी आई है कि क्लर्क की जरूरत है जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 5वीं पास है, तो जितने 5वीं पास है उनको सबको मिलेगी। फिर आया अपर बाबू की जगह, मतलब उच्च बाबू की जगह अपर क्लर्क की जगह आई है, और उसकी क्वालिफिकेशन 6ठी पास है, तो जितने लोग भी 6वीं क्लास पास हैं उन सबको नौकरी मिलेगी। इसे कहते हैं समता। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बातें संविधान के आगे जो क्लॉज हैं, जो खंड हैं, जो परंतु हैं, उनमें कही गई है, मैं आपको बताने वाला हूं। तो फिलहाल अगर हम इसके लोगों की बात करें, इसके मेन टॉपिक की मेन हेडिंग की बात करें, तो आपने समझ लिया है। और अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 में। देखो, इसके क्लॉज 1, 2, 3, 4 पहले से थे, 5 भी पहले से था, 6 बाद में जोड़ा गया, और बीच में कुछ क्लॉज जैसे 4A 4B भी जोड़े गए। वो सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉलिटी मतलब हिमांशु यादव, सिलेक्शन मतलब राइस। अब देखते हैं पहला पॉइंट क्या है आर्टिकल 16 का, या पहला क्लॉज क्या है। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति, जो सरकारी गवर्नमेंट की जॉब्स है, या फिर वहां पे अपॉइंटमेंट कहीं होना है, जैसे कि मान लीजिएगा सरकारी पद कोई भी हो सकता है, संवैधानिक पद भी हो सकता है, गैर संवैधानिक पद भी हो सकता है, से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता। वर्ड क्या यूज है, नागरिक, अर्थात विदेशी व्यक्ति के लिए आर्टिकल 16 की बात खत्म हुई। किसकी बात हुई, यहां बात हुई नागरिकों की। नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, सभी नागरिक क्या होंगे, समान होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव किया जाने वाला नहीं, सब इक्वल रहेंगे, सब समान रहेंगे। जैसे यहाँ पे जो नागरिक होता है, नागरिक का मतलब क्या होता है, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, और अब सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन में तीसरा जेंडर भी शामिल कर लिया गया है। तो किसी के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो ट्रांसजेंडर है। सरकारी नौकरी का फॉर्म आएगा, तो उस क्वालिफिकेशन जो उस फॉर्म में, उस नौकरी में मांगी गई है, जिसके पास भी वो क्वालिफिकेशन है, सभी लोग फॉर्म भरेंगे, और भारत सरकार समानता के साथ जिसके पास ज्यादा क्वालिटी होगी उसे नौकरी देने वाली है। इसी आर्टिकल के लिए थोड़ा सा और डिटेल दिया गया क्लॉज नंबर 2 में। क्लॉज 2 में क्या कहा गया मेरे दोस्त, राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल किन किन चीजों के बारे में, जब आप आर्टिकल 15 पढ़ते हैं तो वहां भी यही शब्द है, लेकिन यहाँ एक दो शब्द ज्यादा हैं, वो अलग से ध्यान रखना है। आर्टिकल 15 में भी है धर्म, मूलवंश, मूलवंश को मैंने वहां भी बताया, रेस कहते हैं। रेस का मतलब आपका हो सकता है आपका शरीर छोटे कद का, हो सकता है आपका शरीर बड़े कद का हो, आप आदम कद के हो सकता है, आप छोटे कद के हो, तो ये चीजें हो सकता है काले हो, गोरे हो, ऐसा कुछ। मूलवंश, जाति, आप यादव हो सकते हैं, आप गुप्ता हो सकते हैं, कुछ भी। लिंग, महिला, पुरुष या ट्रांसजेंडर भी अब शामिल हो गया, ठीक है। उद्भव, उद्भव का मतलब आपका जो है डिसेंट वगैरह यहाँ पे कह दिया गया है कि आपका जो जन्म स्थान, तो आगे लिखा होगा उद्भव के साथ जन्म स्थान, मतलब हो सकता है कि आप भारत में पैदा हो, भारत के बाहर, भारत के नागरिक हैं, आपके उद्भव से संबंधित है, आपका जहां से ओरिजिन हुआ है। निवास, जन्म स्थान आपका केरल में है, निवास दिल्ली में कर रहा है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप भारत के नागरिक हो, बस ठीक है।
आप निवास कहीं भी करो, कोई केरल में जाके रहो कोई बात नहीं है, आप नेपाल में जाके रहो, फॉर्म निकलेगा, फॉर्म भरना, जहां सेंटर आएगा पेपर वहां सेंटर देने आना। या अच्छा, जरूरी नहीं है कि पेपर से ही नौकरी मिले, कई बार सरकार सीधे भी वैकेंसी को फिल करती बिना एग्जाम के, ऐसा भी होता है, तो वहां भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। या इनमें से किसी के आधार पर, ऊपर जो लिखा है, इनमें से किसी के भी आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा, ना ही उससे विभेद किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकारी नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब में, जो सरकार द्वारा फिलअप की जानी है, पहली बात। दूसरी बात, उसके साथ भेदभाव भी नहीं किया जाएगा, ना ही वो डिसक्वालिफाइड नहीं है कि वो महिला है या वो पुरुष है। दूसरी बात, विभेद नहीं किया जाएगा किस आधार पर कि भाई तुम गरीब आदमी हो, तुमको हम नौकरी नहीं देंगे, या भाई तुम्हारे पापा अधिकारी नहीं थे, तुमको हम अधिकारी कैसे बना दें, या इस आधार पर कि जो जज होते हैं वो जज बनने के लिए आपका ब्राह्मण होना जरूरी है, वैश्य होना जरूरी है। ये ऐसा कोई नियम हम बनाने वाले नहीं, इस आधार पर भेदभाव नहीं करने वाले, ऊंच नीच का, जाति गैर जाति का, निवास का, कि आप अगर जम्मू कश्मीर के हो तो आपके पास दिमाग ज्यादा है, आप केरल के हो तो आपके पास दिमाग कम है, ऐसा कुछ कोई भी भेदभाव होने वाला नहीं है। ये बात आर्टिकल 16 के 1 और 2 में कहेगी। अब इसको हम और थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे कुछ और बातें बताई गई, वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि मान लीजिएगा मैं एक निवासी हूँ सामान्य सा, तो हो सकता है कि एक रीजनल लैंग्वेज होती है। जैसे मान लीजिएगा कि हमने क्या किया, एक आरटीओ ऑफिस बनाया, आरटीओ ऑफिस बनाया। अब आरटीओ ऑफिस का मतलब क्या है कि वहाँ पे हम ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, गाड़ी के कागज़ वगैरह सब चेक करेंगे। और मैंने जो अपना आरटीओ बनाया वो तमिलनाडु के किसी एक गांव में बनाया, छोटे से गांव में बनाया, छोटे से गांव के आसपास का जो एरिया जहाँ पे आरटीओ ऑफिस बन सकता है वहाँ पे हमने बनाया। अब वहाँ पे कुछ लोग पढ़े लिखे होंगे तो उनको तो इंग्लिश आ रही होगी, हो सकता है उसको हिंदी भी आ रही हो। अब मुझे तमिलनाडु की भाषा नहीं आती, तमिल भाषा नहीं आती, और मुझे अगर वहाँ पे नौकरी दे दी जाए और मैं ग्राउंड लेवल पे काम करूँ, तो मैं उन लोगों से वार्तालाप कैसे करूँगा? अब बताओ, क्या मेरी नौकरी वहाँ उचित होगी? ऐसी तो नौकरी उचित नहीं है। तो ऐसा भी किया जा सकता है कि किसी खास स्थान पर, किसी खास, हर जगह सारी नौकरियों में नहीं, किसी खास नौकरी में अगर कोई राज्य सरकार कोई स्पेशल कानून बनाती है कि भाई इसमें नौकरी के पात्र यही लोग होंगे। जैसे मान लीजिएगा कि हमें एक डैम का निर्माण करना है और उस डैम के निर्माण में हम उस जगह के आसपास के गांव के लोगों को वहां से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, थोड़ी जगह दूरी पे भेज रहे हैं। तो उन लोगों को एक तो हमने घर ले लिया, पैसा भले ही दिया, लेकिन एथिकली तो ये है कि हमने उनकी जो भावनाएं थी, जो इच्छाएं थी, जो उस जगह से जो प्यार था, उसका तो हम कीमत कभी नहीं दे सकते। अब उनको उस जगह से दूसरी जगह किया गया, तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी सहानुभूति के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए हम उनको नौकरी में रख लें कि जब डैम बनेगा तो डैम के संचालक, डैम के निर्माण में जो लोग काम करेंगे उनको हम नौकरी में रख लेंगे जिनको हमने हटाया है। तो कुछ तो उनको लगेगा कि चलो हमने अपना घर छोड़ा था तो इसी बहाने हमने उस जगह का जो डैम निर्माण है उसमें हमने सहानुभूति दी, हमने वहां पे काम किया, हमने वहां पे मदद की, बदले में उन्हें कुछ पैसा भी मिल जाएगा। तो सरकार किसी खास जगह पर रहने वाले लोगों के लिए, रोजगार के लिए ये प्रबंध भी कर सकती है। ये यहाँ पे ये नहीं माना जाएगा कि ये किसी के साथ भेदभाव है। पढ़ते हैं आर्टिकल क्या है, 16 का 3 में क्या कहा गया, इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी, मतलब मना नहीं करेगी, रोकेगी नहीं। किस लिए नहीं रोकेगी कि कोई खास क्षेत्र के लोग रहने वाले हैं तो वह उन्हीं के लिए नौकरी में भर दिया जाए फॉर्म। बात समझ रहे हो ना आप मेरी, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिएगा कि मैं जनरली किसी आदमी से बात करना चाह रहा हूं तो उसे हिंदी आएगी तभी मैं उससे अच्छे कंफर्ट से बात कर पाऊंगा। अब अगर इस जगह पे मेरे आसपास सरकार किसी एक नौकर को, एक गवर्नमेंट जॉब को यहाँ पे लगा रही है और उसे तेलुगु आ रही है, तो मैं और वो बात कैसे करेंगे? तो उसकी नौकरी तो मेरे लिए शून्य है। तो ये उस क्षेत्र के लिए विशेष रूप से उपबंध किया जा सकता है कि भाई ये वाला पोस्ट केवल इसी तमिलनाडु के लोगों के लिए आरक्षित होगा। जैसे आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में पीसीएस का भी जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है 5% वैकेंसी ही हम दूसरे राज्य के लोगों को देने वाले हैं, तो वो गैर संवैधानिक नहीं है। उसकी व्यवस्था इस आर्टिकल में की गई। किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार, या मतलब कोई भी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, या उसमें से किसी स्थानीय अन्य प्राधिकारी, जैसे नगर निगम का कोई एक ऑफिस है अपना, वो भी अपनी एमसीडी वगैरह आपने सुना होगा, वो लोग, जैसे दिल्ली में एमसीडी है तो आपका बॉम्बे का भी है, ये लोग भी नौकरी में रखते हैं
कि हाँ संविदा पे कर्मचारी की नियुक्ति करते हैं, तो वहाँ भी ये कह सकते हैं कि भाई हम मराठी लोगों को ही रखेंगे, हम दिल्ली वालों को ही रखेंगे। तो वही बात है, अन्य प्राधिकारी के अधीन आने वाली किसी वर्ग या वर्गों, कोई एक खास वर्ग या 2-3 वर्ग, 2-3 डिपार्टमेंट में के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में, जब उनकी नियुक्ति की जाएगी, उनको अपॉइंट किया जाएगा, से पहले राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास के विषय को अपेक्षित विहित करती है। इच्छा हो तो वहां उस राज्य क्षेत्र के, मतलब यूपी, एमपी, झारखंड, जहां पे वैकेंसी बनाई जा रही है, जहां के लोगों के लिए रिजर्व किया जा रहा है, उस राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषय को अपेक्षित कर सकती है। भाई आपका निवास यहाँ होना चाहिए, तभी हम आपको नौकरी देंगे, क्योंकि आप फिर बाहर चले जाओगे तो दिक्कत होगी, आपको लैंग्वेज भी नहीं आती, या अन्य कारण भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि मुझे पहाड़ों पे चलने का ज़्यादा अनुभव नहीं है और मुझे पहाड़ों पे चढ़ने की नौकरी दे दी जाए कि आपको डेली 10 किलोमीटर पहाड़ में ऊपर जाके वहाँ पे हमने एक सैटेलाइट सेंटर बना रखा है, वहाँ पे आपको डेली जाना, डेली उतरना है। तो एक बार तो मैं चढ़ जाऊँगा जोश जोश में, फिर मुझे आदत की ज़रूरत है क्योंकि मैं पहाड़ी नहीं हूँ। तो ये खास वैकेंसी कुछ खास लोगों के लिए दी जा सकती है, ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि बनाना ही है। यहाँ पे क्या कहा गया है, विषय को अपेक्षित विहित करती है, उसकी इच्छा होगी तो ऐसा कानून बनाएगी। ये है आपका अनुच्छेद नंबर 16 का क्लॉज 3। इसी तरह से अब बात करते हैं आरक्षण की, बात यहां से शुरू हो जाती। स्पेशली वर्ड अभी यहां पे यूज हो सकता है ना हो, लेकिन आपको देखना है यहां पे कि क्या लिखा है। अनुच्छेद नंबर 16(4) आर्टिकल 16(4) कहता है कि ओबीसी के लिए हम समय के आधार पर, समय पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर कुछ सीटों की व्यवस्था करेंगे। देखते हैं क्या कहता है आर्टिकल, आइएगा। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कहता है इस अनुच्छेद की कोई बात, पीछे जो आपने पढ़ ली है, आगे आर्टिकल 16 में जो पढ़ोगे, कोई बात राज्य को, मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम, सभी पिछड़े हुए नागरिकों, पिछड़े नागरिक मतलब ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास की बात यहां पे की जा रही है, कि किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य की नौकरी में लगे कि ओबीसी के लोगों के पास सरकारी नौकरी कम है, तो नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित या मना नहीं करेगी। कौन? ये अनुच्छेद। अनुच्छेद 16 पहले कह रहा है कि सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन फिर कह रहा है कि अगर उस राज्य में, उस क्षेत्र में लगे कि ओबीसी के पास ओवरऑल वैकेंसी, ओवरऑल नौकरी कम है, परसेंटेज नौकरी में कम है, तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। वही बात आर्टिकल 16 में कहेगी। यहां याद रखना है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स नहीं लिखा गया इस जगह पे। अभी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है, पिछड़ा वर्ग है। अब पिछड़े वर्ग की डेफिनेशन क्या होगी, ये बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। तो जिन लोगों के पास आय के आधार पर, इनकम के आधार पर पैसे नहीं है, उनको सबको रिजर्वेशन देने की बात यहां पे आ गई। अब चूंकि भारत में कैटेगरी है, ये जनरल कैटेगरी, ओबीसी और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरियां आगे बनी हुई थी। तो पिछड़े वर्ग तक जो भी लोग आते हैं, देखो कैटेगरी कैसे, सबसे ऊपर है जनरल, जनरल के बाद है ओबीसी, ओबीसी के बाद शेड्यूल कास्ट, इसके बाद शेड्यूल ट्राइब्स। तो अगर ये दुर्बल हैं, हम इनको कह रहे हैं कि कहाँ है दुर्बल, पिछड़े वर्ग के लोग हैं। पिछड़ा मतलब इनके पास दुर्बल है, कमजोर है। अगर यही लोग दुर्बल हैं तो ये तो और ज्यादा दुर्बल होंगे। तो कुल मिला के इनकी सब की बात ना चाहते हुए भी एससी एसटी वर्ड का प्रयोग भले ही नहीं है, लेकिन वो आर्टिकल 16(4) में वो भी शामिल हो गए कि सरकारी नौकरी में इनके लिए भी रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाएगी, और इनको रिजर्वेशन दे भी दिया गया। संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने के साथ ही हमने रिजर्वेशन दे दिया। किनको रिजर्वेशन दे दिया? तो संविधान के लागू होने के साथ ही हमने शेड्यूल कास्ट को सरकारी नौकरी में आरक्षण दे दिया 15% का, जो पहले आपको बताया था। जब मैं आपको आर्टिकल 15 पढ़ा रहा था तो मैं आरक्षण बोल रहा था और बार बार कह रहा था कि ये विशेष उपबंध है, आरक्षण नहीं है। अब यहाँ विशेष उपबंध नहीं कहूंगा, यहाँ आरक्षण कहूंगा, क्योंकि यहाँ क्लियर आरक्षण, रिजर्वेशन शब्द का प्रयोग किया गया। तो एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% रिजर्वेशन ग्रांट कर दिया गया, संविधान के लागू होने के साथ ही दे दिया गया, भैया इनको मिलेगा। ओबीसी वाले, जो एससी एसटी को तो मिल गया, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास क्या करे? तो उसके लिए आर्टिकल 340 में प्रावधान था कि जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्रपति ओबीसी कमीशन का निर्माण करेगा। कौन सा आर्टिकल यहाँ पे लिख देता हूं, आर्टिकल 340 में था
कि राष्ट्रपति चाहे तो ओबीसी का निर्माण कर सकता है, ओबीसी कमीशन का, अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन का निर्माण कर सकता है। हुआ भी ऐसा। 1953 के आसपास एक आयोग का गठन किया गया, प्रथम ओबीसी कमीशन, जिसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर। काका कालेलकर को अध्यक्ष बनाया गया। ओबीसी पहला कमीशन था। उस कमीशन ने रिकमेंड किया कि ओबीसी को रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलकर 1978 और 77-78 में सरकार जो थी आपकी मोरारजी देसाई की थी। मोरारजी देसाई ने सेकंड ओबीसी कमीशन बनाया, जिसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। क्या नाम था? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इसे मंडल कमीशन भी कहा गया। 1978 और 79 में जब इसने अपनी रिकमेंडेशन की तो उसमें इन्होंने कहा कि हमें केवल इनको ही रिजर्वेशन नहीं बल्कि जनरल वालों को 10%, क्योंकि कुछ ब्राह्मण भी गरीब हैं, कुछ पंडित भी गरीब हैं, कुछ ठाकुर भी, छत्री भी गरीब हैं, सब रईस नहीं है, और ओबीसी वालों को 27% रिजर्वेशन देना चाहिए। मोरारजी देसाई इसको लागू करते, इससे पहले सरकार गिर गई। रिजर्वेशन नहीं मिलना था, खत्म हो गया। अभी 2 लोगों के पास रिजर्वेशन था और इसके बाद सरकार गिर गई। आगे सरकारें आती रही, जाती रही, और आगे कुछ दिन बाद एक सरकार आई वीपी सिंह की, विश्वनाथ प्रताप सिंह की, और उन्होंने कहा भैया हम ये दोनों रिजर्वेशन देने वाले हैं, और उन्होंने 1989 में रिजर्वेशन ग्रांट कर दिया, जनरल को भी और ओबीसी को। एक महिला थी इंदिरा साइनी ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि ये रिजर्वेशन टोटल 59.5% हो गया, जो कि गलत है। तो आगे चल के सरकार ने जनरल वाला जो रिजर्वेशन था इसको हटा दिया, और रिजर्वेशन बचा कितना? तो ओबीसी का 27% ओके रहा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का भी ओके रहा। तो टोटल अगर हम बात करें तो 1992 इंदिरा साहनी केस के बाद जो रिजर्वेशन बचा वो 49.5%, 49.5%, मतलब 50 से 0.5 कम रिजर्वेशन मिल गया। ये व्यवस्था थी आर्टिकल 4 के तहत। आगे धीरे धीरे इनको लागू किया गया, लेकिन समय बदलता गया, चीजें बदलती गई, तो आर्टिकल 4 में चूंकि मैं आपको कह रहा हूं SC ST भी शामिल है, तो अब इनके लिए भी कुछ प्रावधान आगे सरकार आने वाली जो सरकार थी उन्होंने और भी चीजें जोड़ी, वो हम आगे देख लेते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं भी क्या कह रहा हूँ, जनरल का रिजर्वेशन हट गया, तो 1992 की बात है कि रिजर्वेशन हट गया। आगे समय आएगा जब रिजर्वेशन क्या होगा, फिर से आ जाएगा। मतलब अभी इसी आर्टिकल में आपको पढ़ाने वाला हूं 103वां संशोधन 2019, लेकिन अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं 1990 से 2019 के बीच में जो घटनाएं हुई उनको और समझ लेते हैं, और संविधान में क्या क्या चेंजेस हुए वो देखते हैं। इसी अनुच्छेद 16 में केवल 4 ही नहीं था, 16(4) के साथ 16(4)A भी आ गया। क्या था 16(4)A? 16(4)A सबसे पहले तो इसको जोड़ा कब गया? 77वां संविधान संशोधन था, 1995 में जोड़ा गया। 77 नंबर का अमेंडमेंट था, 99 में जोड़ा गया 4 का। और इसमें कहा क्या गया? इस अनुच्छेद की कोई बात, पीछे या आगे जो पढ़ोगे, राज्य को अनुसूचित जाति, आगे ना शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। मैंने ये बीच का छोड़ दिया, ठीक है। अब इसको ये मत समझिएगा कि मैंने इसको खा गया, ये 3 पॉइंट यहाँ पे ये अलग से पढ़ना है, इसको आपको अलग से पढ़ाऊंगा। यहाँ पे ब्रैकेट लगा ना, इसको अलग से पढ़ते हैं। फिलहाल अभी इस सेंटेंस को हम समझते हैं, चूंकि ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट वाली बात को अलग से देखते हैं, केवल इस सेंटेंस को हम अपना पूरा करते हैं। कह क्या रहा है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पक्ष में अगर राज्य को लगता है कि इनका प्रतिनिधित्व, इनका रिप्रेजेंटेशन कम है, तो इनके लिए रिजर्वेशन की बात की गई, आरक्षण की बात की गई। ये आरक्षण वो वाला नहीं है जो सरकारी नौकरी वाला, पहले मैंने आपको बता दिया। यहां कुछ और आरक्षण की बात है, और वो कौन से आरक्षण की बात है इसके बीच में लिखा हुआ, वो मैं अभी आपको समझाता हूं। फिलहाल इतनी जो बात कही गई, ये बात कही गई 77वें संविधान संशोधन के द्वारा 1995 में। कहा क्या गया? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के रिजर्वेशन की बात। अब आगे इसी को और क्लियर किया गया। कुछ दिन के बाद फिर से एक बार चेंज किया गया, और चेंज किया गया 85वां संविधान संशोधन। उसके माध्यम से हमने यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ा, ब्रैकेट में जोड़ा, मतलब अनुच्छेद 16(4) का में एक और पॉइंट जोड़ा गया। ब्रैकेट में क्या जोड़ा गया? किसी वर्ग या वर्ग के पद पर परिणामी ज्येष्ठता, एक नया शब्द आया, परिणामी ज्येष्ठता। अभी आपको बताता हूं क्या होता है। सहित प्रोन्नति के मामले में आरक्षण, ये परिणामी ज्येष्ठता का मतलब क्या है? हम यहाँ पे समझ क्या रहे हैं
जैसे मान लीजिएगा कि एक आदमी है जनरल कैंडिडेट, एक आदमी है ओबीसी कैंडिडेट, एक आदमी है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स का। इनको तीनों लोगों को नौकरी जो मिली वो नौकरी मिली मान लीजिएगा साल 2000 में। इनको भी नौकरी मिल गई, इसको भी नौकरी मिल गई, इनको भी, तीनों लोगों को नौकरी मिल गई। अब प्रमोशन का नंबर है, परिणामी ज्येष्ठता समझते हैं, प्रमोशन का नंबर है। तो प्रमोशन के लिए मान लीजिएगा इनका टाइम हमने रखा 3 साल में प्रमोशन, ओबीसी का रखा 4 साल में प्रमोशन और जनरल वाले का रखा 5 साल में प्रमोशन। अभी दोनों सब लोग क्या है, सेम सेम है। अब ये आदमी हो सकता है कि इसने नौकरी पहले से 1 साल पहले से प्राप्त की हो, 1999 से प्राप्त की हो, तो ये थोड़ा सा अभी मान लीजिएगा सपोज दैट कि ये 1 साल पहले से नौकरी कर रहा है, तो ये सीनियर हुआ। इन दोनों से क्या हुआ, ये सीनियर हुआ, ठीक है। अब 3 साल के बाद यानी कि 2003 में इसका हो गया प्रमोशन, ये आ गया इस लेवल पे। अभी इनको 1 साल लेट लगेगा, इनको भी 2 साल लेट लगेगा। ये अभी इसी पद पर अपने बना है, मतलब ये मान लीजिएगा कि इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर पहले था, अब इंस्पेक्टर हो गया, कहानी के समझने के लिए। अब 2005 में इनका भी प्रमोशन हो जाएगा, ये भी क्या बन जाएंगे, ये भी बन जाएंगे दरोगा। अभी एसआई थे, अब बन जाएंगे दरोगा, इंस्पेक्टर बन जाएंगे। तो पहले ये इसके क्या हुआ करते थे, सीनियर थे 1 साल। अब इसका प्रमोशन पहले हो गया, इनका प्रमोशन बाद में हुआ 2 साल बाद, तो ये ऊपर आएंगे, तो अब ये भी एसआई से क्या बन गए, इंस्पेक्टर बन गए, और ये आदमी पहले से इंस्पेक्टर था। अब यहाँ पे ये वाला नियम लागू नहीं होगा कि तुम तो 1999 में नौकरी प्राप्त हुए थे और आज तुम इंस्पेक्टर हो, और ये 2000 में प्राप्त हुए थे नौकरी और ये आज इंस्पेक्टर हैं, तो ये नीचे हो जाएंगे क्योंकि आपकी नौकरी बाद में मिली है। तो यही कहते हैं परिणामी ज्येष्ठता, मतलब कि जो आदमी एक बार सीनियर हो जाएगा वो आगे भी सीनियर रहेगा। ऐसा नहीं है कि पदोन्नति से कोई आदमी ऊपर आएगा तो उसको फिर से डाउन कर देगा, भले ही इसकी नौकरी ज्वाइनिंग डेट कम हो, लेकिन एक बार जब इसका प्रमोशन हो गया, ये सीनियर इसका बन गया, तो जब दोबारा इसका प्रमोशन होके आएगा तो ये ऑलरेडी सीनियर रहेगा, ये इसके नीचे रहने वाला नहीं है। ये बात यहां पे क्लियर की गई आर्टिकल 16(4) का में कि भैया एक बार प्रमोशन हो गया तो फिर वो हमेशा के लिए आगे बना रहेगा। और इस नियम को जैसा कि मैंने आपको बताया 85वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा कहा गया परिणामी ज्येष्ठता, एक बार सीनियर हुए तो लाइफ टाइम के लिए आप सीनियर होने वाले हो, कोई मना करने वाला नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं संविधान के आर्टिकल नंबर 16(4) खा के साथ खा भी है। खा में क्या है और देखिएगा, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कहाँ ये 16(4) खा, इसमें क्या कहा गया, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ग में किन्हीं ना भरी गई। जैसे मान लीजिएगा आपने एक सरकारी नौकरी निकाली जिसकी 100 सीट है, इसमें शेड्यूल कास्ट की सीट है 15, वैकेंसी पूरी भर गई, जनरल की जो थी, ओबीसी की जो थी, सारी सीटें फुल हो गई। इसमें से केवल 10 लोगों को ही चयनित किया गया, 5 सीट क्या रह गई, खाली रह गई। अगले साल फिर से 100 सीट आई, तो अगले साल जो 100 सीट आएगी उसमें फिर से 80 का 15% रिजर्वेशन होगा। तो ये 15% और इधर वाली ये जो 5 सीट थी प्लस इसमें और जोड़ दी जाएंगी। अब इनकी सीट कितनी हो गई, 20 सीट हो गई। इसके बाद इसमें भर्ती हुई मात्र 10 लोगों की, तो खाली सीट कितनी बच गई, 10 सीट। ये 10 सीट अगले साल अगर फिर से 100 वैकेंसी आई तो 100 वैकेंसी में यहां पे मान लीजिएगा पहले आई 15 प्लस 10 और जोड़ दीजिएगा तो टोटल आपकी हो गई 25 सीट, शेड्यूल कास्ट की 25। यहां पे नियम यह है कि जब तक वो पूरी सीटें भर नहीं जाएंगी तो हम उनको आगे जोड़ते जाएंगे, पुरानी वाली वैकेंसी से जो सीटें बची हैं उन्हें नई वाली वैकेंसी में उनको ऐड करते जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे। इसे कहते हैं कैरी फॉरवर्ड लॉ। पीछे वाली वैकेंसी को आगे हम बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि वो पीछे वाली सीट ही फुल नहीं हुई थी, तो हम उनको आगे क्या करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। तो क्या इसे हमेशा बढ़ाते रहेंगे, तो कहा गया नहीं। इस कैरी वैकेंसी जो फॉरवर्ड लॉ है, इसके लिए हमने 3 साल का नियम बनाया कि अगर सीट 3 साल में फुल नहीं हो जाती तो वो सीटें खत्म कर दी जाएंगी, दोबारा फ्रेश नई सीटें बनाई जाएंगी और उनमें फिर से उनका रिजर्वेशन लागू होगा। पीछे वाली वैकेंसी को हम ढोते नहीं चलेंगे कि उनकी सीट नहीं भर रही तो फिर से जोड़ दे, फिर से जोड़ दे, ऐसा नहीं होगा। ये 3 साल तक की
वैकेंसी को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, पुरानी वाली वैकेंसी को। वही बात यहाँ पे बताई गई है, आप पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। रिक्तियों को जो खंड 4 और 4 का, वही ओबीसी और SC/ST का जो रिजर्वेशन है, उनकी सीटें अगर बच गई हैं, के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित हैं। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया 15 सीटें भरी जानी आरक्षित थी, अब 15 सीटें नहीं भर पाए तो अगले साल उनको जोड़ना पड़ेगा जो सीटें बच गई। किसी उत्तरवर्ती आगे वर्ष में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी। टोटल वैकेंसी तो वो है ही है जो नई फ्रेश आ रही है, प्लस पुरानी वाली जो बची उनको भी उसमें जोड़ देना अलग से, पृथक रूप से। यहां पे क्या कह रहा है, विचार करना है पृथक रूप से। नई वैकेंसी तो नई लाओ, पुरानी वाली जो सीट बची है किसकी, ओबीसी की, SC/ST की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 भी है और 4 का भी है, 4 में ओबीसी हो गया, 4 का में SC/ST दोनों हो गया। निवारित नहीं करेगी, मना नहीं करेगी, वो सीटें उधर जुड़ेंगी। और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिनमें वे भरी जा रही हैं, उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब, हो सकता है कि पिछले साल की सीट, इस साल की सीट और पीछे की और 2 साल की सीट जोड़ लो, और अब जो टोटल सीटें हैं उनमें रिजर्वेशन नंबरिंग में हो सकता है कि वो 52% टोटल नंबरिंग में हो जाए। तो ये गलत नहीं है, ये क्या नहीं है, सीमा अवधारणा के लिए विचार नहीं किया जाएगा। कैसे नहीं विचार किया जाएगा, जैसे मान लीजिएगा, समझाता हूं आपको एक बार फिर से। जैसे मान लीजिएगा टोटल सीट है हमारे पास 100 वैकेंसी, ठीक है, और इसमें SC/ST की जो सीट है वो मान लीजिएगा है 25, इस साल बिल्कुल फ्रेश सीट है 25, और इससे पिछले वाले साल की सीट थी 22, इससे और पिछले साल वाली सीट थी उनकी संख्या थी 8, इससे और पीछे वाली जो सीट थी उनकी संख्या थी 5। तो ऑलरेडी अगर आप इसको जोड़ो तो 25, 5 30 हो गया, और ये 30 30 60, मतलब 60 सीट तो ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की हैं। और टोटल वैकेंसी कितनी है, 100। तो अगर 100 का 50% करेंगे तो 50 आएगा, और यहाँ टोटल सीट कितनी ऑलरेडी SC/ST के पास जा रही, 60, यानी कि 60% सीटें SC/ST की रिजर्व हो रही हैं इस वैकेंसी के लिए। तो ये कह रहा है कि इस सीमा पर अवधारण नहीं किया जाएगा कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा हो गया, नहीं, ये नियम यहाँ पे लागू नहीं होगा, क्योंकि ये पुरानी 3 साल की वैकेंसी और इनको आगे बढ़ाया जा सकता, कोई बुरा नहीं है। ये इस नियम का अपवाद मानकर इसको चलेंगे। इस नियम को कब जोड़ा गया, यानी कि 4 का ख कब जोड़ा गया, 81वें संविधान संशोधन 2000 के द्वारा जोड़ा गया, पहले संविधान में नहीं था। जैसे 4 का आपने देखा था, वहां पे 85वां 87वां था, यहाँ पे 81वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 का ख जोड़ा गया, आर्टिकल 4 का ख, जहां पे वैकेंसी को आगे बढ़ाया जाएगा। और रिजर्वेशन अगर कम ज्यादा हो रहा है तो टेंशन की बात नहीं, क्योंकि पुरानी वैकेंसी है, ये उस साल के रूप में काउंट होंगी, और ये कब तक काउंट होंगी, मात्र 3 साल तक काउंट होंगी। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 16(5). 16(5) में क्या कहा गया कि मान लीजिएगा, आर्टिकल 16(5) में कहा गया कि मान लीजिएगा आप एक हिंदू मंदिर की स्थापना की आपने, तो उसमें पुजारी क्रिश्चियन को नहीं बनाना, उसका जो एक ट्रस्ट होगा, उसका जो एक ग्रुप होगा, जो मंदिर परिषद होगी, जरूरी नहीं है कि उसमें दूसरे धर्म के लोगों को शामिल किया जाए, वो उसी धर्म विशेष के लोगों के लिए आरक्षित रहेगा। यहां पर यह नियम लागू नहीं होगा कि भाई इसमें धर्म, जाति, नस्ल, लिंग के आधार पर भेदभाव क्यों। जैसे मान लीजिएगा हमने राम ट्रस्ट एक बनाया, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट एक बनाया गया, तो ये वाला नियम कि जो सरकारी ट्रस्ट है, जो सरकार के द्वारा ट्रस्ट बनाए गए हैं, उनमें धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो कहा गया भैया वो वाली बात अलग है, ये सरकारी धार्मिक वाली बात नहीं है। तो धर्म में जब धर्म आ जाता है तो फिर वो धर्मों के लिए ही फिक्स हो जाएगा, दूसरे धर्म के लोग उसमें नहीं इंटरफेयर करने वाले। कह क्या रहे, इस अनुच्छेद की कोई बात जो पीछे आपने पढ़ी है कि भेदभाव नहीं होगा, लेकिन होगा यहाँ, ऐसी विधि प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। क्या नहीं होगा, अपना इफेक्ट नहीं डालेगी, पीछे वाले आर्टिकल की भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव होगा। यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदाधिकारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का
मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही होना चाहिए। जैसे अब राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट बनेगा तो उसके सभी लोग हिंदू ही होने चाहिए, ये नियम हो सकता है। और अगर ये होगा तो ये अनुच्छेद नंबर आपका 16(1) और 16(2) का अपवाद नहीं माना जाएगा। ये उस धर्म के लिए भारत सरकार ने ये पहले से दे रखा है, ये सिस्टम पहले से था कि भविष्य में लड़ाई ना हो, इसलिए पहले दे रखा है। अब इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है? ये संविधान में पहले नहीं था, मोदी जी की देन थी, इसे 2019 में जोड़ा गया, जनवरी के महीने में जोड़ा गया और 103वां संशोधन किया गया। क्या है देखते हैं। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त, विद्यमान आरक्षण मतलब ओबीसी के पास है 27% का, शेड्यूल कास्ट के पास है 22% का और शेड्यूल ट्राइब्स के पास है 7.5% का। 7.5% का टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 49.5%। ये रिजर्वेशन है, यहाँ वर्ड यूज है सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन, विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त। इसके अलावा ये 49 छोड़ो, इसके अलावा प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम 10%, प्रत्येक प्रवर्ग में 10%, प्रवर्ग का मतलब जो भी सरकारी नौकरी आएगी 10% के अध्याधीन लागू करेंगे। और खंड 4 ओबीसी वाली बात में उल्लिखित वर्ग से भिन्न, अब वहां ओबीसी है, ओबीसी का मतलब जितने पिछड़े वर्ग हैं, आपने पता है भारत में 4 कैटेगरी है, एक कैटेगरी ओबीसी, एक शेड्यूल कास्ट, एक शेड्यूल ट्राइब्स, तो अगला कौन सा बचा? जनरल वाले बचे। तो जाहिर सी बात है उनके अलावा मतलब जनरल। वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से, इसके अलावा जो वर्ग बचा मतलब जनरल वर्ग नहीं, यहां पे वर्ड अब आपको क्या यूज करना है? जनरल नहीं, बल्कि अब आपको यहां पे, ये तो गड़बड़ हो गया, फिर से लिख देता हूं एक बार, ये पूरा इरेज हो गया। जनरल वाले आपके 10% वहां पे कह रहा है, तो उसे इसको 10% जनरल में नहीं बल्कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जनरल वर्ड थोड़ा सा खराब लग रहा था तो संविधान में जनरल शब्द की जगह आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, ऐसा जिसको पहले से आरक्षण प्राप्त नहीं है, उसके लिए 10%। और पहले से आरक्षण किसको प्राप्त है? पहले से आरक्षण ओबीसी को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, हो गया। 10% अध्याधीन खंड 4 से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्ति, मतलब वही सरकारी नौकरी नियुक्ति और पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा, मतलब इस पे कोई मना नहीं करेगा, ये नियम बनाया गया। तभी अपने आप यही नियम लागू है। इसे कब जोड़ा गया? 16/6 को, 16/6 को जोड़ा गया 103वें संविधान संशोधन 2019 के। तो ये है आपका संविधान का आर्टिकल नंबर 16। कितना शानदार, कितना बड़ा है। जाहिर है कि आपको अच्छा लगा होगा। और इसके जो पॉइंट हैं मैं आपको बता दूं, आप गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा, आपको बड़े मुश्किल से मिलेगा आर्टिकल नंबर 16(6). कितना शानदार तरीके से मैंने आपको बता दिया। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपने पूरा देखा है तो। और इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। यहाँ पे वर्ड से क्वेश्चन आते हैं, वर्ड से खेला जाता है। तो साथ ही साथ हमें आगे भी हमारे बच्चे होंगे, हमें खुद सरकारी नौकरी में फॉर्म भरना है, तो ये सब जगह पे हमें काम आता रहेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, मुझे दीजिएगा आज्ञा। फिर मिलेंगे एक नए आर्टिकल के साथ, अनुच्छेद नंबर 17 के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।